हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल कॉमर्स हब। और आज हम ये मानकर चल रहे हैं कि अब तक जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराए, मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि किस तरह से हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है। हम ये बातें सब लास्ट वीडियो में देख कर आए हैं। यदि अब भी आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले इसको पॉज कीजिए और लास्ट वीडियो ही देख कर आइए, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, लास्ट में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं उसमें मैंने आपको 4 हेडिंग्स बताए थे मेन। मैंने एक छोटे से रूप में, बुक्स में बहुत बड़ा दिया हुआ है, मैंने आपको बताया हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो हमारा आता है ये हमारा नंबर 1 होता है। कहां से देखते हैं हम? ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो होती है वहां से देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना हुआ। उसके बाद हम पहुंचते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कितना हुआ है। उसके बाद तीसरा मैंने बताया था हम देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो इन तीनों के फ्लो आते हैं हम उनको ऐड कर देते हैं और लास्ट में 4th नंबर पर हम पहुंच जाते हैं कि आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बिगिनिंग में कितना बैलेंस दिया हुआ था। इट मींस के जो आपके बैलेंस शीट में क्वेश्चंस में गिवन होंगे वो कितने हैं। फिर हम इन चारों को जोड़ देते हैं। क्या है चार? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फोर्थ क्या है? जो आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर दिया हुआ है, इनको जोड़ देते हैं। जब इन चारों को हम जोड़ देते हैं तो पता है ये किसके बराबर आते हैं? ये बराबर आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। अब आप कहेंगे सर आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो यहां भी लिया था, लेकिन वो बिगिनिंग वाला था। ये आएगा जो ये चारों जुड़कर आएंगे वो आएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द एंड ऑफ द ईयर। जो आपकी ईयर दी हुई है उसके लास्ट में जो आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसके ये बराबर आएंगे। अब जब हम शुरुआत करते हैं अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की तो हम शुरू करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी को जो शुरू करेंगे सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे? तो हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहां से आने वाला है? देखिए, इसकी ही कहानी हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये कहां से आएगा। अब इसके लिए या तो वर्किंग नोट बना लो अलग से, या इसको भी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में भी दिखा दो। मैं आपको वर्किंग नोट बना के समझा देता हूं और उसके बाद क्या करेंगे, आपकी मर्जी है, आप उसको कैश फ्लो में भी दिखा सकते हैं। दोनों ही कंडीशन सही होती हैं, दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। कहानी क्या है ये मैं आपको बताता हूं। तो कहानी सुनो। आप प्रॉफिट जो है आपका, इस प्रॉफिट के साथ क्या हुआ? देखिए, प्रॉफिट आपको दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट आपको गिवन होती है, बैलेंस शीट में भी प्रॉफिट दिया जाता है आपका। कहां पर? रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। दूसरा, आपको जब प्रॉफिट, कभी कभी ऐसा भी होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आपको दिया होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया होता है आपको। तो कहानी सुनिए थोड़ी सी। देखिए, जब बैलेंस शीट में ये प्रॉफिट पहुंचा तो इसके साथ क्या हुआ? देखिए, ये जो प्रॉफिट था वहां पहुंचने से पहले बिजनेस में जैसे प्रॉफिट हुआ तो हम बैलेंस शीट में पहुंचने से पहले क्या करते हैं, इसमें से हम क्या कर देते हैं, डिविडेंड दे देते हैं। तो हमने इसमें से दे दिया डिविडेंड। डिविडेंड हो गया, जो प्रॉफिट बिजनेस से मिला उससे वो कहां कट गया, थोड़ा सा उसमें से डिविडेंड रख दिया। और क्या करते हैं, इसमें से जो हुआ उसमें हम क्या कर देते हैं, एक जनरल रिजर्व भी बना लेते हैं। तो जनरल रिजर्व बना लिया। प्रॉफिट, डिविडेंड, प्रॉफिट जो भी बिजनेस में हुआ थोड़ा सा यहां से प्रॉफिट निकालकर डिविडेंड में रख दिया, थोड़ा सा प्रॉफिट निकालकर ट्रांसफर टू रिजर्व में पहुंचा दिया, रिजर्व में कर लिया, और थोड़ा सा प्रॉफिट निकालकर कहां पहुंचा दिया, ये कर दिया हमने कहां? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रॉफिट को कहां कहां पहुंचाया हमने? बैलेंस शीट में ले जाने से पहले थोड़ा सा तो रख दिया डिविडेंड में, थोड़ा कहां रख दिया, ट्रांसफर टू रिजर्व में, और क्या कर दिया, यहां से थोड़ा रख दिया हमने प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स में भी कर दिया, और क्या किया, और भी किया। तो ये आपका प्रॉफिट कहां कहां रखा गया? बैलेंस शीट में जाने से पहले डिविडेंड में रख दिया, थोड़ा सा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कर दिया, यहां से हटाकर प्रोविजन फॉर टैक्स कर दिया, और यहां से प्रॉफिट लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
आइटम रख दिया। इसके बाद भी क्या हुआ, वहां जाने से पहले यदि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी इनकम्स हुई, हमने उसमें ऐड कर दिया वापस। अब हमें करना क्या होता है, हमें पहुंचना होता है कौन से प्रॉफिट पर, इन सबसे पहले प्रॉफिट कितना था यहाँ। अब आपको तो पता है, इतने तो समझदार आप हो, मुझे विश्वास है आपको पता है। अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, यहाँ पर प्रॉफिट 1 लाख रुपीज है, ठीक है, 1 लाख रुपीज प्रॉफिट हुआ। इसमें से आपने क्या किया, यहाँ पर 5,000 तो आपने यहाँ पर रख दिया डिविडेंड के रूप में, 5,000 यहाँ पर आपने रख दिया, 10,000 यहां पर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एडजस्ट कर दिया, 15,000 और ट्रांसफर टू रिजर्व कर दिया आपने 20,000। तो अब आप देखिए 50, 20, 30 और 50 कितना यहां पर एडजस्ट हो गया, 50। अब बचा कितना, इसको करने के बाद प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में जाएगा वो आपका प्रॉफिट बचा केवल 50,000। अब आप एक बात देखिए, ये जो 50,000 प्रॉफिट है आपका, ये बैलेंस शीट में दिया होता है, लेकिन हमें कौन सा दिखाना होता, हमें ये वाला प्रॉफिट लेके चलना होता है कैश फ्लो में। तो इसलिए मैं कह रहा था कि प्रोविजन फॉर, हमें जो था प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं और ये जो प्रोविजन है, इनसे पहले टैक्स देने से पहले सबसे पहले का हमें प्रॉफिट चाहिए ये वाला। तो आप क्या करोगे, अगर आपको बैलेंस शीट में ये दे रखा है तो क्या करोगे, आप वापस से इन सबको ऐड कर देंगे और ऐड कर कर आपका क्या आ जाएगा, वही प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो यहां से वर्किंग नोट आपको आई होप यहां से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं वर्किंग नोट में आपको किस तरह से एडजस्ट करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, हमें प्रॉफिट देखना होता है नेट प्रॉफिट, और कौन सा, टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले का प्रॉफिट। अब इसको कैसे देखेंगे, सबसे पहले आपको लिख देना है यहां पर, तो देखिए जो आपका डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको हम यहां लिख देंगे। अब ये डिफरेंस किस में है, ये डिफरेंस है जो सरप्लस बैलेंस दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये कहां पर होता है, ये होता है रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस शीट में। अब इस बात को समझो, देखिए आपको बैलेंस शीट दी होती है, 2 ईयर की होती है, एक आपका करंट ईयर होता है और एक आपका होता है प्रीवियस ईयर, ये 2 ईयर आपको दिया होता है। तो दोनों में आपका देखिए ये जो प्रॉफिट होगा दोनों साल का दिया होगा। अगर हम यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें, प्लस की बात करें, मान लेते हैं, आप सोचिए जो हमारी करंट ईयर है, यहाँ पर बैलेंस क्या दिया हुआ, यहाँ पर बैलेंस दिया हुआ है 3 लाख, ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर है उसमें बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख। क्या है ये दिया हुआ है सरप्लस बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो आपके बैलेंस दे रखे हैं, इन दोनों में डिफरेंस करना पड़ेगा हमें। देखिए आज हमारा जो बैलेंस शीट है कितना प्रॉफिट दिखा रही है, 3 लाख, तो इस साल का कितना प्रॉफिट हुआ, इस साल का प्रॉफिट हम 3 लाख नहीं कह सकते, क्योंकि इसका ओपनिंग बैलेंस जो था कितना था, 1 लाख, तो 1 लाख तो था पिछले साल का जिसको हम शुरू में लेके चले ओपनिंग में, तो 1 लाख तो हम ओपनिंग का लेके चले, और हमने उस 1 लाख से कहां तक पहुंचे हम, 3 लाख पर। तो हमने कितना कमाया इस साल, तो हमने कमाया 2 लाख। तो क्या कर देते हैं हम, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का माइनस कर देते हैं, तो ये जो प्रॉफिट आता है इसको हम यहां पर लिख देते हैं। तभी तो मैंने लिखा डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस, जो क्लोजिंग बैलेंस है उसमें से माइनस क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा हमारा, क्लोजिंग बैलेंस आपका करंट ईयर का, और प्रीवियस ओपनिंग जो प्रीवियस ईयर का है, इन दोनों का यहाँ डिफरेंस लिख देते हैं। अब इसमें ऐड क्या करना है, देखिए हमने आपको अभी बताया प्रॉफिट हमने कहां कहां तोड़ा था, कहां कहां छोड़ा था, डिविडेंड में भी भेजा था, रिजर्व में भी ट्रांसफर किया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में भी माइनस किया था। अब उनको सबको वापस ऐड करो, तो उनको लिख देंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिविडेंड, तो डिविडेंड को ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर देंगे इसमें डिविडेंड, हमने प्रॉफिट को डिविडेंड में भी पहुंचाया था, वापस से ऐड करेंगे। लेकिन यहां याद रखना आपको यह करना पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने ड्यूरिंग द ईयर में पेड किया है। अब डिविडेंड को याद रखना, इसके ऊपर बहुत पंगे हुए हैं,
कभी तो किसी ईयर में कैसा कहा गया था, कभी कैसा कहा गया था। अब आपको क्या करना है, आपको डिविडेंड दो दिए होंगे, एक प्रीवियस ईयर का और एक करंट ईयर का। देखिए ये होता क्या है, इसकी थोड़ी सी कहानी मैं आपको बताता हूं। देखिए डिविडेंड के साथ होता क्या है, डिविडेंड होता है शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट। अब उस प्रॉफिट को जो आपके डायरेक्टर्स होते हैं तो वो इसको प्रपोज कर देते हैं, वो डिविडेंड को प्रपोज कर देते हैं कि इतना डिविडेंड देना है। अब वो फाइनली कौन करेगा, फाइनल उसको जो मीटिंग होगी एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स की होती है, वो इसको अप्रूव्ड करते हैं। तो अप्रूव्ड होने से पहले ये दिया जाएगा नहीं, ये नहीं पता, लेकिन जब ये क्या होता अकाउंट्स बना देंगे उसके बाद एजीएम होती है, जब आपकी बैलेंस शीट तैयार होगी उसके बाद एजीएम होगी। तो ये क्या होता है, ये तो आपका डिविडेंड जो है आपका पिछली साल का आगे वाली साल में पहुंच गया। सोचो आपने, देखिए जो यहां पर अकाउंट तैयार हुए है मार्च में हो गए, 31 मार्च को अकाउंट तैयार हो गए, और यहां पर जो आपके डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई उन्होंने बता दिया कि डिविडेंड इतना देना है। लेकिन जैसे ही आप उसको पेड करेंगे, एजीएम कब होगी, 31 मार्च के बाद में, नेक्स्ट मंथ। तो जब एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग होगी, एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स कहेंगे कि हाँ जी इतना देना है, फिर वो पेड करेंगे। तो कौन सी ईयर चल गई, नेक्स्ट ईयर चल गई। तो पिछली साल का पेड किया जाता है नेक्स्ट ईयर में। इसलिए आपसे कहा गया है कि जो करंट ईयर का डिविडेंड होता है, प्रपोज डिविडेंड, कौन सा प्रपोज, इंटीरियम डिविडेंड नहीं, इंटीरियम डिविडेंड तो अगर अभी दिया जा रहा है तो अभी अभी प्रपोज किया गया है, अभी यदि इसको सजेस्ट किया है तो 3 महीने के अंदर ये तो पेड कर दिया जाता है इंटीरियम डिविडेंड। लेकिन मैं बात कर रहा हूं प्रपोज डिविडेंड की। प्रपोज डिविडेंड को क्या करते हैं, जो आपका होता है लास्ट ईयर का वो आगे वाली साल में दिया जाता है। इस साल का कब दिया जाएगा, आगे वाली साल में। पिछले साल का कब दिया गया, इस साल में। तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको इतना लंबा नहीं सोचना। अगर प्रपोज डिविडेंड देता है आपको करंट ईयर का और आपको प्रीवियस ईयर का, आपको प्रीवियस ईयर का ही यहाँ ऐड करना है और करंट ईयर को इग्नोर कर देना है, बस इतना सा याद रखना। इग्नोर किसको करना है, करंट ईयर को, और पेड और ऐड किसको करना है, प्रपोज डिविडेंड को, आपके प्रीवियस ईयर के को। तो इसको ऐड कर देते हैं, जो भी पेड किया यहां पर लिख देते हैं इसको, ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद और क्या ऐड हो जाएगा, ऐड और क्या ऐड करना है यहाँ पर, इंटीरियम डिविडेंड। जो भी इंटीरियम डिविडेंड मैंने आपको बताया, इंटीरियम डिविडेंड क्या है, ये 3 महीने के अंदर ही प्रपोज होने के बाद दे दिया जाता है। तो जो भी दे रखा है इंटीरियम डिविडेंड आपको, उसको आप ऐड कर देंगे किसमें, इसी प्रॉफिट में जो आपने डिफरेंस निकाला था। उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जो भी आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया था, डिफरेंस लेना है दोनों ईयर का, उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, जो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया था मेड ड्यूरिंग द ईयर, जो इस साल मेड किया है, मेड या पेड, वो मैंने बताया अगर आपको मेड दिया हुआ है तो उसको यहाँ लेना है, पेड को नहीं। तो यहाँ पर मेड को लेना कि इस साल में कितना बनाया, उसको यहाँ पर लिख देंगे। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यदि कोई ऐसा आइटम्स था जो आपने डेबिट कर दिया था, कहां पर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मैंने यहाँ लिख दिया शॉर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इसमें उसको वापस ऐड कर देंगे, क्योंकि वो हमारे प्रॉफिट क्या था, समटाइम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या से हैं, ये ऐसे आइटम्स होते हैं जो कभी कभी कोई नुकसान हो जाता है, जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई ऐसा है प्रकृति कोई आपदा आ गई, उससे नुकसान हो गया, तो वो कभी कभी हो सकते हैं। तो उनको वापस इसमें हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट देखना चाह रहे हैं। उसके बाद इसमें से लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, रिफंड ऑफ टैक्स। जो हमने टैक्स दिया वो अगर रिफंड हो गया हो और हमने अपने पीएनएल में उसको क्रेडिट कर लिया था इनकम मानकर, तो उसको यहां से हटा देंगे। देखिए उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यदि वहां से किसी से इनकम होगी, कोई हो सकता है इंश्योरेंस वगैरह मिल गया, तो उसको यहां से माइनस कर देंगे। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद दोबारा सुन लो क्या करना आपको, सिंपली जो दोनों साल का प्रॉफिट दिया हुआ है उसका डिफरेंस लेना है, उस डिफरेंस में ऐड कर देना है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और प्रोविजन मेड फॉर ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर को भी ऐड कर देना है। और साथ ही आपको इसमें ऐड कर देना है यदि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एक्सपेंसेस था उसको ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद इसमें से यहां टोटल आ जाएगा, और इसमें से फिर माइनस कर देंगे कौन सा आइटम, एक तो टैक्स रिफंड मिला हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहीं से इनकम हुई है उसको भी माइनस कर देंगे। तो फाइनली हम पहुंच जाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये लिखा जाएगा ऑपरेटिंग की शुरुआत में, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को शुरू करेंगे तो वहां पर ये लिखा जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो फॉर्मेट होगा, छोटा सा बनाकर देखेंगे कि हमारा छोटा सा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा होगा और इसको लेकर हम कैसे चलेंगे। देखिए आप इसको चाहें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी दिखा सकते हैं, और या इसको आप वर्किंग नोट में शो कर सकते हैं। इसको तो लिख देना वर्किंग नोट, और जो है
वर्किंग नोट इसको लिख देना, बाकी अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू कर देना। तो देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है। जो बुक में दिया हुआ है बहुत बड़ा, आप परेशान हो जाएंगे। कैश फ्लो बहुत बड़ा दिया हुआ है, इसलिए हम शॉर्ट में याद करेंगे, शॉर्ट में ही इसको करना है, समझना है किस तरह से बनाते हैं। देखिए पहले आप कॉलम बना लेते हैं, 3 कॉलम है आपकी, 1 2 3। ये क्या है आपका पर्टिकुलर्स है, पर्टिकुलर्स के बाद अमाउंट, अमाउंट ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम फॉर द ईयर, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2000, जो भी होगा 2023, 25, 24, 21 जो भी होगा यहाँ लिख देंगे। उसके बाद ये पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट हो गया। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया इसमें हमारी मेन एक्टिविटी 3 होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो पहले ऑपरेटिंग हेडिंग लिख लेते हैं, इनका फर्स्ट क्या लिखेंगे, तो देखिए नंबर 1 हमें क्या करना, हमें लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसके लिए देखिए मैं आपको पहले ही बताया था, इसके लिए आप 80% अपना पेज ले लेंगे, बाकी किसको छोड़ देंगे, फिर हम देखेंगे यहाँ नंबर 2 पर क्या आने वाला है आपका, और यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर नंबर 2 पर क्या आने वाला है, नंबर 2 पर होगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और दूसरा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके बाद हमें क्या लेना होता है, थर्ड हमारा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फोर्थ में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं नेट कैश इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो देखिए नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है आपको, अब साफ दिख रहा होगा, ये देखिए ये क्या है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें क्या करना है आपको, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फर्स्ट हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेकंड हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी थर्ड हो गया। इन तीनों को यहाँ जोड़ देना है, तीनों का टोटल यहाँ लिख देना हमें कि तीनों का टोटल क्या आया है। अब ये कहां से आएगा टोटल, इसकी बता देता हूं। देखिए यहाँ कैश फ्लो का यहाँ पर आ जाएगा आपका, फाइनली यहाँ टोटल आ जाएगा कि आपका कैश फ्लो ऑपरेटिंग से कितना हुआ। उसके बाद फिर दूसरा इन्वेस्टिंग में यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा, और फिर फाइनेंसिंग में यहाँ पर टोटल आ जाएगा। और इन सब का टोटल, किस किस का टोटल, एक तो आपका ये टोटल, और एक आपका ये टोटल, और तीसरा आपका ये टोटल, इन सब टोटल को मिलाकर हम यहाँ पर लिख देंगे। ये कौन सा टोटल हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो बस आपको ये 4 नेम याद करने हैं। इसके साथ फिर हम क्या करते हैं, इसमें अब हम करेंगे आपका ऐड करते हैं, इसमें क्या ऐड करेंगे, जो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग में था। तो यहां पर हम ऐड क्या करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसको इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ऐड कर देंगे हम यहाँ पर, किसको, हम ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और जब हम इन सबको ऐड करेंगे, किस किस को, 1 2 3, 3 तो ये एक्टिविटी से कैश फ्लो, और फोर्थ क्या था, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है हमारा बिगिनिंग में। जब इन सब का टोटल करेंगे तो ये टोटल हमारा क्या आएगा, ये आएगा टोटल हमारा, तो आपका ये आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है वो अपने आप ही यहाँ पर टोटल आ जाएगा, और यहाँ आपका तैयार हो जाएगा। ये टोटल लगाकर क्या आ जाएगा, ये आपका टोटल यहाँ ये आ जाएगा, फाइनली आपका तैयार हो जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ये हो गया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। बस इतना आपको याद करना है। क्या है, दोबारा सुन लीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख लेना, दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिख लेना,
और थर्ड लिख लेना कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तो तीनों के टोटल में ऐड जो होगा वो होगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद जो भी आपका बिगिनिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है उसको ऐड करना, और वो ऐड करके ही कितना आ जाएगा, जो भी आपका एंड में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है। और क्या करना है अब इसको सुनिए, देखिए यहां पर अब बात चलते हैं यहां, ये मेन आपके हेडिंग हो गया। आपको इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, लिख लेना है। क्वेश्चन दो तरह से पूछेगा आपसे, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लॉन्ग भी। शॉर्ट पूछेगा ऐसे भी पूछ लेता है। अब तक अब जो चांसेस हैं जिसके वो है आपसे खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछ लेगा कि कैश फ्लो कितना हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, या पूछेगा आपसे पूरा क्वेश्चन। तो देखिए इसमें आपको क्या लिखना है, ये देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहां पर लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये कहां से लाए थे, हमने वर्किंग नोट में बनाया था। कैसे, दोनों ईयर का डिफरेंस देखा और जो आइटम ऐड किए माइनस किए। क्या क्या ऐड किए थे हमने डिविडेंड प्रोविजन और ट्रांसफर टू टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये ऐड कर लिए थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी एक ऐड किया था, एक माइनस किया था। वो करने के बाद हम यहां पर आए हैं, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हम यहां लिखेंगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यहां से हम बिगिनिंग करेंगे किसकी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यदि हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कहां लिख देंगे, सीधा यहां पर लिख देंगे। जो भी हमारा अमाउंट आएगा उसको यहां पर दिखा देंगे, ये अमाउंट आ गया हमारा। इसके बाद क्या करना है हमें, देखिए अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। तो ये यहां लिख देंगे, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, देखिए कुछ आइटम्स होंगे जो यहां पर ऐड होंगे। ये आइटम्स क्या होंगे, डेप्रिसिएशन हो सकता है। डेप्रिसिएशन क्या था, ये आपका नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। जो जो आइटम्स थे ये आपको सेल, आपने फिक्स एसेट की सेल करी है, उस पे आपको लॉस हुआ है, वो लॉस आप वापस से ऐड करेंगे, क्योंकि जो हमने प्रॉफिट अपना छोटा छोटा बांट दिया था वापस हम उस प्रॉफिट को लाना चाह रहे हैं। तो यहां पर कुछ आइटम ऐड हो जाएंगे और ऐड होने के बाद इनको यहीं पर लिख लेंगे, और इसमें से फिर कुछ आइटम क्या होंगे हमारे, लेस होंगे। ये कौन से आइटम होंगे, ये हमारे इनकम्स होंगी। जैसे हमने सेल करी फिक्स एसेट, उस पे हमें इनकम होगी, तो इस प्रकार की इनकम को हम क्या कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। और यहाँ ये एडजस्ट होने के बाद, यहाँ पर माइनस और प्लस एडजस्ट होने के बाद जो भी होगा हम उसको यहाँ पर सीधा दिखा देंगे, इस कॉलम में दिखा देंगे यहाँ पर। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद अब हम पहुंचते हैं आपका, ये करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट आएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो देखिए जो एडजस्ट करेंगे, सबसे पहले सुनिए, देखिए आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को आपको यहां पर लिखना है। कहां से आता है, ये वर्किंग नोट से। उसके बाद इसमें एडजस्टमेंट कर दी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, कुछ आइटम ऐड कर दिए जो हमने लेस कर दिए थे प्रॉफिट से, और वापस हमने लेस कर दिए जो हमने पहले प्रॉफिट में ऐड किए हुए थे। उसके बाद क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ जाता है। तो इसको यहां लिख लेते हैं, देखिए ये आ जाता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब सुनिए, देखिए आपने कितने लिखे, इसको यहां से हटाइए, सीधा आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहां लिख दिया। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, एडजस्टमेंट के लिए कुछ नेट प्रॉफिट था, यहाँ का किया था हमने, यहाँ पर लिखे थे कुछ आइटम ऐड किए कुछ लेस किए। जो हमने डेप्रिसिएशन वगैरह पहले माइनस कर दिए थे वो ऐड कर लिए, और जो हमें सेल पर प्रॉफिट हुआ था वो हमने लेस कर दिए। ये एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आगे फाइनली, तो इसमें ऐड कर दिया था हमने इनको। यहां पर ऐड होने के बाद अब क्या करेंगे हम, यहां पर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। कैसे आएगा, इन सबको जोड़कर, एक हम इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे और इसको, इन तीनों को ऐड करने के बाद यहां आ गया हमारा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसमें हमें क्या एडजस्टमेंट करना है, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आया है, तो हमें वर्किंग कैपिटल लेना है। अब वर्किंग कैपिटल आप जानते हैं, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहां पर हम ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड क्या करेंगे, देखिए ऐड सीधा सा आप एक याद रखिए, ऐड करना है, क्या ऐड करना है, डिक्रीज
डिक्रीज इन करंट एसेट। अब आप देखिए करंट एसेट ये क्या है, ए और ये क्या है, डी, तो ऐड होना है, क्या होना, ए डी, डिक्रीज इन करंट एसेट। जो करंट एसेट डिक्रीज हो रही है उसको हम यहां लिखेंगे। ये आपको दिया होगा, देखिए पिछली साल के भी बैलेंस होंगे और करंट ईयर के भी बैलेंस होंगे, तो आप पिछली साल से कंपेयर करके देखेंगे कि इस साल आपकी करंट एसेट बढ़ी है या कम हुई है। अगर करंट एसेट आपकी कम हो गई है, डिक्रीज हुई है, तो आप यहां पर ऐड कर देंगे। और दूसरा ऐड क्या करेंगे, यहां पर इसका उल्टा जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में जस्ट इसका अपोजिट होगा। और इसी के साथ साथ क्या कर देना है, यहां लेस होता है, लेस क्या करोगे आप, जो यहां डिक्रीज करा था करंट एसेट में, यहां पर इंक्रीज जो होगा करंट एसेट का वो आपका लेस हो जाएगा। तो इंक्रीज इन करंट एसेट, और उल्टा दूसरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। तो देखिए आपको क्या याद करना, सिंपल, यहां कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको बता दिया कैसे ट्रिक करोगे। देखिए ऐड, ए डी आ रहा है, तो ए डी क्या है, डिक्रीज इन करंट एसेट, ऐड होगा। और यदि करंट एसेट में डिक्रीज हो रहा है तो लेस होगा। और लाइबिलिटी का जस्ट अपोजिट, लाइबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है तो उसको ऐड करो, और करंट लाइबिलिटी में डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करोगे आप, लेस करोगे। इसके बाद तो ये एडजस्ट करने के बाद आपको जो भी ऐड करना लेस करना यहां पर लिख देंगे। इसमें ऐड और लेस करके जो भी टोटल आएगा उसको आप यहां पर ले आते हैं। अब आप सुनिए यहां क्या क्या है। यहां पर क्या था, नेट प्रॉफिट था, एडजस्टमेंट का आइटम था ये, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया था, उसके बाद अब आपने ऐड करके यहां पर और आइटम्स ले आए। तो ये जो आपका आएगा यहां पर एडजस्ट होने के बाद ये आएगा आपका कैश। तो ये एडजस्ट होने के बाद आपका आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहां आपका ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इसमें से जो आएगा उसमें से आप लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, जो आपने कुछ जो टैक्स पेड किया है, टैक्स पेड किया है, अगर वो आपका, तो इसमें आप लेस कर देंगे इनकम टैक्स पेड, नेट टैक्स रिफंड, जो भी टैक्स रिफंड हुआ है, नेट रिफंड टैक्स हुआ उसको यहां माइनस कर देंगे। और जब इसको माइनस कर देंगे यहां पर, तो आपका ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो और कैश फ्लो। देखिए यहां पर अब क्या आएगा आपका, कैश फ्लो, फ्लो ही नहीं आपका कैश यूज्ड इन भी हो सकता है, तो कैश फ्लो या यूज्ड इन। अब ये क्या होगा, यूज्ड इन, यदि माइनस में आंसर आता है तो वो यूज्ड इन होगा और उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और अगर आंसर प्लस का आता है, पॉजिटिव आता है, तो उसको लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये होता है आपका, दोबारा से सुन लीजिए, आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम करना है, ये लेकर आना है वर्किंग नोट से। इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, एडजस्टमेंट करने के बाद कुछ ऐड कुछ लेस, ये क्या होंगे, नॉन कैश, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को एडजस्ट करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ जाएगा। इसमें कुछ ऐड करते हैं कुछ लेस करते हैं। ये क्या लेस ऐड करते हैं, कैपिटल जो आपका करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में चेंज हुए हैं। उसके बाद आ जाता है आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और इसमें से इनकम टैक्स को कर दो माइनस, और ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब यहां देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें आपको सिंपल क्या करना है, देखिए सबसे बड़ी आपकी यही होती है 80% वाली, बाकी ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें मैंने आपको बताया आपको दो चीज लेनी है, एक फिक्स एसेट और दूसरा इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट को सेल किया हो, फिक्स एसेट को सेल किया हो, तो वहां से प्रोसीड हुई है, तो आपको क्या करना है, यहां पर वो ऐड करना है। और क्या लिख देंगे आप लिखेंगे तो जो भी प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को सेल करने से जो भी प्रोसीड हुई हो उसको आप यहां पर लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, इसमें अगर आपको कहीं से रेंट मिला हो, रेंट कहां से मिलेगा, रेंट मिला हो आपको, रेंट फ्रॉम कोई आपकी फिक्स एसेट हो सकती है,
जैसे आपने कोई बिल्डिंग खरीदी हो, उस बिल्डिंग को आपने किराए पर दे रखा हो, वहां से रेंट मिला हो, तो उसका भी फिक्स एसेट का भी रेंट कहाँ लिख देंगे आप, यहीं लिख देंगे, ये भी आपकी इनकम है, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ इसमें जितने भी आपको और कहाँ से फिक्स, देखिए इन्वेस्टमेंट सेल क्या हो, वो प्रॉफिट हुआ हो सेल करने पे, वो सब यहीं पर ही लिखा जाएगा। और लेस क्या करेंगे, यहाँ जो भी आपने पेमेंट किया, जिससे पैसा गया है, जो पैसा आया है प्लस करना है, जो पैसा आया है प्लस। पैसा कब आएगा, जब आप फिक्स एसेट को बेचेंगे। और पैसा जाएगा कब, कैश, जब आप उसको खरीदेंगे। तो अगर आपने परचेज किया फिक्स एसेट तो यहां लेस होगा। यदि आपने फिक्स एसेट्स परचेज की है या आपको इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो पैसा जाएगा, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस वाले आइटम है। और जो भी आपका इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद आएगा, वो फाइनली आप यहां पर लिख देंगे। और ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका कैश फ्लो या कैश यूजिंग। देखिए अगर आपने ज्यादा खरीदी है, परचेज ज्यादा करी है, तो आपका माइनस में आंसर आएगा। और यदि आपने सेल ज्यादा करी है, पैसा ज्यादा आया है, तो प्लस में आइटम आएगा। अगर प्लस में आइटम आता है तो आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और यदि माइनस में आंसर आता है तो आप लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो भी आएगा आपका यहां पर आ जाने वाला है। इसके बाद क्या आता है आपका, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें आपको बस दो ही चीजें रखनी है, या तो आप शेयर इशू करेंगे, या तो आप शेयर इशू करेंगे। शेयर कौन से, इक्विटी शेयर हो सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकती है, या आप क्या हो जाएगा आपका, आपका प्रीफरेंस शेयर कैपिटल हो सकती है। इनको इशू करने से पैसा आएगा, या आपने डिबेंचर इशू किए हो तो इनसे पैसा आएगा, आप इनको भी लिख लेंगे। यहाँ डिबेंचर आपने इशू किए तो इनको यहाँ प्लस में लिख लेंगे। और दूसरा क्या कर देंगे, यहाँ माइनस में लिख देंगे। अगर आपने इनका पेमेंट किया है तो उसको यहाँ माइनस में लिखकर अगर पेमेंट किया है, और फाइनली इसका भी आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया ही होता है, ऐड कर देंगे और आपका पूरा ये आ जाएगा। अब आप सुन लीजिए आपने क्या किया। देखिए ये तो आपका बड़ा है, यहां से तो आपका आता है, एक तो ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से यहां पर आ जाता है, और यहां आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आ जाता है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए आपको क्या करना है, जो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है इसमें तो आप केवल एसेट का ध्यान रखते हैं, एक तो आप इसमें एसेट का ध्यान रखते हैं, और दूसरा इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखते हैं, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखें तो यहां केवल क्या है, शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल होगी, या आपका हो जाएगा प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल होगा, या आपका क्या होगा, डिबेंचर इशू हो जाएंगे, बोरोविंग हो जाएगा। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। और बाकी ये आपको दिया ही होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग में कितने हैं और लास्ट में कितने हैं, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका बुक को याद करने का जरूरत नहीं है, बुक में तो बहुत बड़ा दिया हुआ है, आप छोटा सा इसको ही लर्न कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। और अच्छे से ये कब समझ में आएगा, जब हम इसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ये बिना याद करे हुए खुद ही याद हो जाएगा, देखना। तो एक क्वेश्चन करते हैं अब इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, बैलेंस शीट नहीं दी हुई है आपको। इन इंफॉर्मेशन से आपको कैश फ्लो बताना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना हुआ। अब जब यहां आपसे पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनवा रहा, तो आपको पूरा नहीं बनाना है, आपको छोटा बस इतना कर लीजिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकाल कर दिखा दीजिए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि आपके 8 मार्क्स या आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन को खत्म कर दिया गया, तो यहां से पूछने की संभावना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, तो इसमें आप 2 साल का प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। अगर 2 साल का प्रॉफिट होता तो दोनों का डिफरेंस लेते, लेकिन यहाँ नेट प्रॉफिट दिया हुआ इस साल का कितना है, तो हम 2,15,000 को ही लेके चलेंगे, और इसका एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ये हम फॉर्मेट छोटा सा बना लेते हैं। इसमें क्या लिख दिया हमने, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये कैलकुलेशन है बस। कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स।
तो फाइनली हमने लिख दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स, यहां पर लिख दिया। अब ये क्या है, नेट प्रॉफिट आ गया आपका, हमें पहुंचना है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग। तो हमने ये लिख दिया, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स। यहां से हमें कहां पहुंचना होता है, हमें पहुंचना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ एडजस्ट करते हैं। क्या, जो हमने प्रोविजन रिजर्व डिविडेंड पेड किया था उसको वापस ऐड कर लेते हैं, और माइनस क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं अगर हमें कोई टैक्स मिला हो, टैक्स रिफंड मिला हो उसको माइनस कर देते हैं, या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम कुछ मिला हो तो उसको भी माइनस कर देते हैं। यहां देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए नेट प्रॉफिट प्रोविजन दिया हुआ, फाइनल डिविडेंड दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है, पेटेंट अमोर्टाइज्ड है, पेटेंट अमोर्टाइज मींस डेप्रिसिएशन है ये भी, और गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है, और इनकम टैक्स रिफंड है। तो आपको देखो यहाँ क्या दिया हुआ, ये रहे प्रोविजन फॉर टैक्स भी है आपका और फाइनल डिविडेंड भी है। तो इन दोनों को तो कर लेते हैं हम इसमें ऐड, और माइनस कर देंगे क्या, इनकम टैक्स रिफंड। तो हम कहां पहुंच जाएंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो इनको ऐड कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है 45,000, यहां लिख लेते हैं 45,000। उसके बाद आपका फाइनल डिविडेंड पेड कितना है, फाइनल डिविडेंड पेड है 50,000, इसको भी यहां लिख लेते हैं 50,000। और ये दोनों क्या होंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे कहां पर, यहां। तो इनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड होकर आएंगे आपके 95,000, 95,000। इसके बाद क्या है, अब लिख लेते हैं इसको, इन टोटल को यहां पर लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा ये आपका 5, ये हो गया 1 लाख, और ये हो जाएगा आपका 3,10,000, 3,10,000। उसके बाद इनकम टैक्स क्या कर देना हमें, रिफंड जो है इसको माइनस करना है। कितना है ये 30,000। तो 30,000 क्या करना है हमें, माइनस करना है। इसको यहां लिख देंगे 30,000। जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 30 कम कर दीजिए। तो देखिए ये यहां पर ऐड होकर 3,10,000 आ गए। इसमें से माइनस करेंगे जो टैक्स रिफंड मिला है, ये जो आया है 2,80,000, ये क्या है हमारा, ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो इसके सामने लिख देंगे नेट प्रॉफिट, तो ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 2,80,000। इसके बाद हम क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, अब हमें पहुंचना है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज पर। नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज पहुंचने के लिए इसमें हम कुछ ऐड करते हैं, कुछ लेस करते हैं। ऐड क्या करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम यहां पर ऐड और माइनस होते हैं। जो लॉस हुआ है नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश, उसको तो ऐड करेंगे, जो प्रॉफिट हुआ है गेन हुआ है उसको लेस करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे क्या हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए वो देख लो जो जो आपको लॉस हुआ है। लॉस कहाँ हुआ है, देखिए डेप्रिसिएशन, और ये जो लो और डेप्रिसिएशन है, और दूसरा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी और पेटेंट अमोर्टाइज, ये तीनों यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स जो लैंड है, लैंड पर गेन हुआ है, इसको माइनस कर देंगे। तो इनको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है आपका डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना गिवन है हमें 25,000, यहां लिख लेते हैं 25,000। उसके बाद आपका पेटेंट अमोर्टाइज कितने हुए 30,000, 30,000 लिख लेते हैं। सॉरी ये हो गया 25 यहां पर। और आपके लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना दिया हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 10,000 दिया हुआ है। उसके बाद आपका पेटेंट अमोर्टाइज कितना हुआ है 30,000 ये हुआ है। अल्टीमेट ये सब क्या होने वाला है, वहां पर ऐड हो जाएगा। कितना हुआ ये यहाँ पर, इसको टोटल कर लेते हैं 40 और 55, 55,000। तो ये इनका तीनों का टोटल कर लेते हैं। टोटल होकर कितना आ जाएगा 30 और 30 65,000। तो 65,000 को यहां लिख देते हैं। और अब इन 65,000 को ऐड कर देते हैं 2,80,000 में। तो ये आ जाता है 3,45,000। अब देखते हैं
गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये कितना गेन हुआ, देखिए यहाँ पर गेन हुआ था 70, तो इस 70 को क्या कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। ये क्या है, माइनस वाला ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इसको माइनस करके अब क्या आ जाएगा आपका, अब आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, तो माइनस कर दीजिए। तो ये 2,75,000 जो आया, ये क्या है हमारा, ये है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज हमारा आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, कुछ लेस करते हैं। क्या, अगर करंट एसेट हमारी कम हुई है तो उसको हम ऐड कर लेते हैं, और यदि हमारी करंट लायबिलिटी हमारी बढ़ी है तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ना कोई करंट एसेट दी ना करंट लायबिलिटी दी, तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। आगे क्या करना है, बस हमारा इनकम टैक्स बचा है, इनकम टैक्स को ही इनकम टैक्स को एडजस्ट कर लेते हैं और सीधा कैश फ्लो दिखा देते हैं। तो ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 2,75,000। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा चेंज हुआ है करंट एसेट करंट लायबिलिटी में, उसको भी ऐड और माइनस करते थे। लेकिन यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में ना ही करंट एसेट है ना करंट लायबिलिटी, तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। अब आगे क्या करना है, अब टैक्स और एडजस्ट करना है। देखिए टैक्स को, नेट टैक्स जो है उसको ऐड करते हैं यहाँ पर, तो वो क्या है, देखिए यहाँ क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स 45,000, और इनकम टैक्स रिफंड भी हुआ है 30,000, तो एडजस्ट कितना आएगा आपका 45 में से, इसको यहां लिख देते हैं, माइनस करेंगे 30,000। जो इनकम टैक्स पेड कितना किया है, देखिए आपने प्रोविजन तो बनाया 45,000 का, लेकिन आपको रिफंड भी तो मिल गया कितना, 30,000 का, तो माइनस कर दीजिए। तो अल्टीमेटली कितना माइनस करना है यहाँ पर, 15,000, तो यहां से हम माइनस कर देंगे 15,000, और 50,000 माइनस करने के बाद क्या आंसर आएगा आपका, ये आ जाएगा 2,60,000। ये क्या होगा, 2,60,000, ये हो जाएगा आपका कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और यहां पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये रहा आपका ये, ठीक है। तो आप इसको कर लें, एक बार खुद भी करके देख लें, दोबारा सुन लेना। देखिए नेट प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ था, इसमें आपके जो एडजस्टमेंट थे वो करने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ गया। उसके बाद आपने वर्किंग कैपिटल चेंज पर पहुंचना था, तो कुछ आपने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स थे उनको ऐड किया, और सीधा यहाँ पर करंट एसेट लायबिलिटी थी नहीं, लेस कर दिया आपने टैक्स जो पेड किया है। तो क्वेश्चन अच्छा है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए मैं आपसे फिर बता दूं, मैं 30 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं क्वेश्चन 3 कराऊंगा, लेकिन 30 के बराबर होंगे। आप मेरा पिछला क्वेश्चन देख लेना, उसमें क्या था, और दूसरे को आप पढ़कर लगेगा कि हाँ क्वेश्चन कैसा है, और नेक्स्ट कराऊंगा उसको आपको लगेगा कि अब हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दोनों एक्टिविटी से पूछा है कैश जो है आपका कैश फ्लो। और आगे क्या दिया, क्या है आपको, देखिए सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिया हुआ है 1,00,000 तो है आपका 31 मार्च 2021 का, और 4,00,000 है आपका 22 का, 2 ईयर है 21 22। तो पिछले साल बिगनिंग में कितना प्रॉफिट था, 1,00,000, अब लास्ट में कितना हो गया, 4,00,000, तो कितना कमाया, 3,00,000, डिफरेंस करके लेंगे तो शुरुआत करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स 3,00,000, 3,00,000 मींस पेड भी 3,00,000 किया है और बनाया भी 3,000, इस साल पेड भी 3,000 किया है और बनाया हुआ भी 3,000 है। उसके बाद है आपका ट्रेड पेबल्स 40,000, पिछली साल था 1,50,000, अब हो गया। ट्रेड पेबल क्या होते हैं, आपके करंट, आपके लाइबिलिटी होती है, तो यहाँ चेंज आ रहा है। आगे चलो, करंट एसेट, देखिए करंट एसेट में क्या है, इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स है। पिछले साल कितने थे, 4,60,000, अब कितने, 5,20,000, ये भी इंक्रीज हो गए। ये क्या है आपके
इन्वेंट्री ट्रेड, ये आगे करंट एसेट आपकी, ये भी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद फिक्स एसेट दी हुई है, नेट फिक्स एसेट दे रखी है कि आपकी 325 थी, अब होगी 399.25। अगर नीचे इंफॉर्मेशन ना होती तो हम बस यहीं से अपना काम कर लेते, हमें दिख जाता 25, यहाँ पर बढ़ गई तो हमने परचेज की होंगी। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, इसलिए हमें अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। कौन सा? मशीन अकाउंट। आगे इंफॉर्मेशन क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन ऑफ 80,000 वॉज प्रोवाइडेड एंड 80,000 का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया है। और आ मशीन कॉस्टिंग 1,05,000, एक मशीन जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी? 1,05,000 की, और डेप्रिसिएशन उस पर, टोटल डेप्रिसिएशन उस पर 65,000 लगा, वो सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 8,000, उसको 8,000 के लॉस में बेच दिया। कितने की मशीन थी? 1,05,000 की, लॉस उस पर टोटल डेप्रिसिएशन कितना? 65,000, और बेचा कितने में? 8,000 के लॉस पर। उसके बाद कह रहा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 30,000। अब हमें क्या करना है? हमें इसका अकाउंट्स भी बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें देखना है कि मशीन में कितना परचेज किया, और वो कैसे आता है? डिफरेंस से। तो जल्दी से अकाउंट बना लेते हैं मशीन का। तो बैलेंस, अगर हम अकाउंट बनाए मशीन का तो यहां लिख देते हैं इसको, क्या है? मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट बना लेते हैं। इस मशीन अकाउंट में क्या करते हैं? सबसे पहले हम लेते हैं यहां से बैलेंस। बैलेंस कितने हैं? ये तो हो गया ओपनिंग और ये हो गया क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस कहां लिखते हैं? डेबिट साइड में, क्योंकि एसेट है, कोई भी एसेट है उसका अकाउंट कहां से शुरू होता है? डेबिट से। तो यहाँ डेबिट में लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना है आपका? 3,25,000, यहां लिख देते हैं 3,25,000। इसके बाद आपका जो बैलेंस दिया हुआ है ये, इसको यहां लिख देंगे, इसको बाय में लिख देते हैं, इधर इधर लास्ट में, बाय बैलेंस सीडी। कितना है आपका? 3,92,000। अब मैंने जैसा आपको बताया था, ये बैलेंस कहीं नहीं जाते, इनका कोई काम नहीं है। अब क्या करना आपको? देखिए, अगर मशीन सेल करी हो तो इधर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मशीन तो सेल हुई है यहां, तो क्या लिख देंगे? बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे सेल करी है यहां पर हमने। ठीक है, कितने की सेल करी है पता नहीं, कितने अमाउंट की सेल करी है, लेकिन सेल हुई है। उसके बाद डेप्रिसिएशन भी लगा है, तो यहां पर लिख देते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है? खुद बताया कि इस साल का टोटल 80,000, तो इसको तो लिख देते हैं 80,000 डेप्रिसिएशन लगा है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, लॉस पर भी मशीन को बेचा है, तो इसको क्या दिखाएंगे? इसका ध्यान रखना, इसको लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां गलती मत करना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है? जो लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ? मशीन को बेचा है 8,000 के लॉस पर। अब आपको निकालना है, देखिए मशीन कितने की बेची, ये देखिए मशीन कितने की थी? 1,05,000 की, उसमें से 65,000 उस पर डेप्रिसिएशन लगा, तो कितने की बची? 40,000 की। 8 उस पर लॉस लिया, तो 40 में भी 8 कम की बेची, तो 32,000 की। तो मशीन कितने की बिकी? 32,000 की। तो यहां पर लिख देते हैं 32,000। इधर का कंप्लीट हो गया, और कुछ नहीं आना। अब इधर आ जाइए, देखिए यहां पर देखिए परचेज के बारे में बोला कि मशीन परचेज कितनी करी, नहीं, तो जो भी डिफरेंस आएगा इस साल, ये जो साइड है आपकी, इसका टोटल कर लीजिए। जो भी डिफरेंस आएगा वो यहां पर आना है, टोटल करिए जल्दी से इसका। तो ये आ गया आपका 5,12,000। इसे इधर भी लिख देते हैं 5,12,000। तो अब आप ये देखिए, इधर भी 5,12,000, इधर भी 5 लाख, ये कितना कम आ रहा है? इसको माइनस कर दीजिए, ये जो है आपका, तो ये क्या आ जाएगा? ये निकल कर आएगा टू बैंक। और टू बैंक क्या है? इसको टू बैंक में लिखेंगे कि मशीन कितनी परचेज की है, तो ये आ जाएगी परचेज। आप ब्रैकेट में लिख देना परचेज, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दोनों जाती है, सेल भी और परचेज भी। कितनी? इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये बचा 1,85,000। चेक कर लेना आंसर, तो ये बचा 87,000। याद कर लेना 1,87,000। ये क्या है? आपकी परचेज। ये कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस करके आया है, याद रखना। तो सिंपल था, कोई हार्ड नहीं था। मैंने कहा था ना, बस आपको इतना याद रखना, जब एसेट खरीदते हैं
तो इधर बेचते हैं तो उधर, लॉस हो रहा है तो उधर, प्रॉफिट हो रहा है तो डेबिट में, और जो भी डिफरेंस आता है ये आपका खुद ही आ जाएगा क्या डिफरेंस है। तो क्लियर है ये भी। अब जल्दी से बनाते हैं अपना, और तो अकाउंट कोई बनाना नहीं है, और अकाउंट नहीं बनाना, और इस तरह का क्वेश्चन आने की इस बार ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, बार बार करके देखें। अब इसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो ये बना लिया हमने कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंप्यूटिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग। इसमें आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर चलते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या लिखते हैं हम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहां लिख लेते हैं कैश फ्लो ये निकालना है हमें, ये फाइंड करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके लिए सबसे पहले क्या लेते हैं हम, जो भी हमें प्रॉफिट दिया हुआ है दोनों साल का, इसका डिफरेंस लेते हैं। वर्किंग नोट में बनवाया था मैंने, लेकिन अब वर्किंग नोट नहीं, उस वर्किंग नोट को हम इसमें ही लिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लेना हमें, हमें लेना है नेट प्रॉफिट मींस डिफरेंस। तो 4 लाख माइनस 1 लाख, हमारा ये लास्ट ईयर का दिया हुआ है और ये इस ईयर का दिया हुआ है, तो कितना डिफरेंस आया, 3 लाख। 3 लाख को लिख देंगे यहां। तो इस साल जो प्रॉफिट हुआ है वो हमारा 3 लाख प्रॉफिट हुआ है। कैसे, देखिए पिछले साल का कितना था, 1 लाख, आपका कितना है, 4 लाख। तो साल के शुरू में जो हमारे पास प्रॉफिट था वो 1 लाख था, अब हमने कितना बना दिया उसको, 4 लाख। तो हमने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया, 3 लाख। इसके बाद कहां पहुंचना हमें, हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम देखना है। तो यहां पर ऐसे आइटम कौन कौन से जिनको हम ऐड करते थे, हम प्रोविजन रिजर्व देखते थे, रिजर्व यहां पर दिया हुआ नहीं है। हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स है कितना, 30,000, तो इसको वापस ऐड कर देंगे। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, कोई नहीं है, तो बस एक ही आइटम को ऐड करके हम सीधे पहुंच जाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सॉरी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो लिख देते हैं यहां पर, तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना है हमारा, 3 लाख, सॉरी 30,000। 30,000 क्या है हमारा, प्रोविजन बनाया हुआ है हमने, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करके जो अब हमारा ये आएगा, ये कितना आ गया, 3,30,000। ये क्या है हमारा, ये है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो लिख देते हैं इसको, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया हमारा 3,30,000। हम इसको क्या करते थे, वर्किंग नोट से भी ले आते थे। अब ये आ गया, अब हमें क्या करना है इसमें, हमें इसमें कुछ आइटम ऐड करने, कुछ लेस करने। वो कौन से आइटम है हमारे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। और जाना कहां है हमें, ऑपरेटिंग, हमें जाना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो कुछ आइटम ऐड होंगे, कौन से आइटम ऐड होंगे, जो हमारे लॉसेस हो चुके हैं, क्या क्या है, डेप्रिसिएशन है, और यहां पर क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है हमारा। बस दो ही आइटम है जो हमें लॉस हुए हैं, एक हमारा डेप्रिसिएशन और दूसरा क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पहुंच जाएंगे। तो ऐड कर देते हैं इसको। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना है, डेप्रिसिएशन टोटल जो लगा था ये लिख रहा 80,000, इसको हम यहां पर लिख देंगे, डेप्रिसिएशन है हमारा 80,000। उसके बाद अगर बात करें हम लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन की, कितना हुआ था, 8,000 दिया हुआ था, 8,000 यहां पर लिख देते हैं। टोटल कितना लॉस हो गया, ये टोटल हो गया हमारा 88,000। तो इस 88,000 को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, और ऐड करके क्या आ गया हमारा, तो ये आ गया हमारा 4,18,000 मीन्स 18,000। 4,18,000 क्या है आपका, ये है आपका वर्किंग, ये क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो इसको लिख देते हैं, बिल्कुल इसके सामने लिखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 4,80,000 आ गया। इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद हम ऐड करेंगे, लेस करेंगे। क्या ऐड करेंगे, वही जो मैंने बताया था, ऐड एडी, डिक्रीज इन एसेट। तो जो आपकी करंट एसेट में डिक्रीज हुआ है उसको ऐड कर लीजिए, करंट लायबिलिटी में आपका यदि डिक्रीज हुआ है तो उसको माइनस कर दीजिए, उल्टा करना है दोनों का। तो यहां पर देखिए आपका
तो आपका ट्रेड पेबल्स क्या है? लाइबिलिटी है। एसेट कहाँ है? करंट एसेट। तो पहले करंट एसेट को ही देख लीजिए। करंट एसेट में क्या हुआ है? देखिए करंट एसेट जो है आपकी इंक्रीज हो गई, और मैंने कहा था डिक्रीज आपको ऐड करना, तो ये तो लेस होगा। फिर दूसरा तरफ दूसरी चीज देखते हैं, ट्रेड पेबल, ये क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को देखिए 40 से 150 हो गई, मींस 1,10,000 इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। तो जब ये बढ़ गई तो इसको क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। तो ऐड क्या हो जाएगा? 1,10,000। तो इसको ऐड कर देते हैं यहां। ऐड ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। और करंट आपका करंट एसेट करंट लाइबिलिटी है क्या? ट्रेड पेबल। तो उसी का नाम लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना इंक्रीज हुआ है? 1,10,000। इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद लेस क्या करना है हमें? अब अपनी पहुंचते हैं करंट एसेट पर। करंट एसेट क्या हुई? करंट एसेट हमारी यहां पर बढ़ गई। करंट एसेट ये रही करंट एसेट, और कितनी हो गई? हमारी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? देखिए 460 से 520 हो गई, 60,000। तो इस 60,000 को क्या करेंगे? यहाँ लेस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे इसको? इंक्रीज इन करंट एसेट। करंट एसेट की जगह ट्रेड रिसीवेबल्स। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इसको क्या कर लेंगे? यहां माइनस कर लेंगे इसको 60,000। तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करके कितना आया? 5,28,000। उसके बाद इसमें से क्या कर लेना है? इसको लेस कर लेंगे, और लेस करके क्या आएगा आपका? देखते हैं। तो ये अब आ गया आपका 4,68,000। ये क्या आया? ये आपका आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये क्या है? कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या ऑपरेशंस कितना आ गया हमारा? 4,68,000। इसके बाद क्या करना है? अब हमें एडजस्ट करना है यहाँ टैक्स। क्या हमारा रिफंड है? नहीं, हमारा जो टैक्स है यहाँ पर 30,000 है, जो हमने प्रोवाइडेड किया है। तो 30,000 को ही क्या कर देंगे? यहाँ लेस कर देंगे। लेस क्या करना है हमें? लेस करना है टैक्स। टैक्स पेड 30,000, माइनस कर लेते हैं 30,000 को। तो कितना आ गया? 4,38,000। तो ये क्या आया हमारा? ये फाइनली हमारा आंसर आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो लिख दीजिए यहां कैश फ्लो फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये हो गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 4,38,000। आपका मेन जो पोर्शन था वो हो गया। अब आपको क्या करना है? अब इन्वेस्टिंग पर चलना है। इन्वेस्टिंग में तो दो ही चीजें देखनी है हमें। क्या देखना है? कि कितनी एसेट हमारी हमने परचेज करी और कितनी सेल करी। तो दोनों दी हुई है यहाँ पर। देखिए आपने परचेज भी फाइंड कर लिया था पहले, और आपने क्या कर लिया? आपने सेल भी आपको दिया हुआ था, सेल कितनी करी। इन दोनों को लिख लीजिए। पहले क्या हेडिंग लिखना है? कैश। आपको लिखना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लिख लीजिए। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखते हैं। तो यहां पर हमें क्या देखना? बस कुछ नहीं, मशीन को कितना बेचा, कितना खरीदा। देखते हैं यहाँ। देखिए हमने यहाँ 2 बैंक लिखा है। मशीन कितने की हमने परचेज परचेज की है? 1,87,000 की। मींस जो हमने खरीदी, कैश फ्लो ज्यादा, कैश गया ज्यादा है, आउटफ्लो ज्यादा हो गया। लेकिन हमारा जो इनफ्लो हुआ है सेल, वो है केवल 32,000 की। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा? माइनस में आंसर आएगा। तो इसको कैश फ्लो नहीं लिखेंगे, कैश यूज्ड इन लिखेंगे। तो आप यहाँ पर कैश फ्लो ना लिखकर यूज्ड इन लिखेंगे। कोई नहीं, फाइनली आंसर में दिखा देंगे। क्या दिखाना है यहाँ पर? पहले आपको दिखाना है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीन। तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी कितना है हमारा? 32,000। 32,000 की क्या है हमारी? मशीन हमने बेची थी। वहां ये रहा बाई बैंक। और उसके बाद दूसरा था पेमेंट। पेमेंट किया है मतलब परचेज की है। तो पेमेंट पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन। तो मशीनरी कितने की परचेज की है हमने? 1,00,000
87,000। तो इसको किस में लिखना पड़ेगा, माइनस वाला है तो ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों, अगर आउटफ्लो हुआ है तो इसमें जितने भी माइनस किए जाते हैं, पैसा अगर जाता है बाहर तो उसको माइनस में, आता है तो प्लस में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब यहाँ ज्यादा कौन सा आ गया, माइनस वाला, तो फाइनली में कौन सा आंसर आने वाला है, ये आएगा आपका माइनस में ही आंसर आएगा। तो इसको लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लिख दीजिए यहाँ कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कितना डिफरेंस कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 32, कम कर दीजिए तो 1,00,000, तो ये आ जाएगा आपका 1,55,000। क्या था ये आपका, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसको लिख सकते हैं। तो ये था आपका यहाँ फाइनली। आपने क्या किया, यहाँ पहले आपने अकाउंट्स बना लिया। क्यों अकाउंट बनाया, क्योंकि हमें परचेज निकालना था, मशीन कितने की परचेज की। उसके बाद सिंपल क्वेश्चन कर लिया, पूरे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं कि इस बार ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, तो आप इसको जरूर नोट कर लें और ध्यान से इसको खुद करके भी देखें। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, अगर आपने, मैं कह सकता हूं आपको, अगर आपने फर्स्ट सेकंड और ये क्वेश्चन कर लिया, इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं अपनी बुक का। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपने अगर ये भी कर लिए ना, ये भी एनफ है। तो देखिए इसमें क्या दिया, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020, 2020 को, 31 मार्च 2020 को एक बैलेंस शीट दी हुई है। और देखिए ब्लू कलर में लिखा हुआ है नोट टू अकाउंट्स, और ये दिया हुआ है आपको नोट टू अकाउंट, जो बैलेंस शीट के साथ दिया होता है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। इसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको दिख रहा है देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी, और दूसरी साइड क्या है, एसेट साइड। इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या है, शेयर होल्डर फंड्स है, शेयर होल्डर फंड्स में भी क्या है, शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल के आगे आपका नोट नंबर 1 है, तो यहाँ पर आके आप देखेंगे नोट नंबर 1 में क्या है, तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है, दोनों अलग अलग दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर रिजर्व सरप्लस है, रिजर्व सरप्लस के आगे लिखा हुआ नोट नंबर 2, तो यहाँ देखिए रिजर्व सरप्लस में क्या है आपका, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है। उसके बाद सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब ये आपको प्रॉफिट भी गिवन है, जिसको आप सबसे पहले लेके चलते हैं प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लाने के लिए इस इन दोनों प्रॉफिट का डिफरेंस लेते हैं। 48,000 दिया हुआ है और 30,000 दिया हुआ है। उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पर करंट लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। ट्रेड पेबल सीधे दिए हुए हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नोट नंबर 3 है, तो नोट नंबर 3 पे आ जाइए, क्या क्या है इसमें। नोट नंबर 3 में देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया हुआ है और प्रोविजन फॉर टैक्स, आपके दो दिए हुए हैं इसमें, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भी क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहाँ पर एक प्रोविजन दिया हुआ है आपको, आपके नोट नंबर 3 में प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, 50,000 और 40,000। उसके बाद यहाँ पर नॉन करंट है आपकी एसेट, क्या है, फिक्स एसेट है, टेंजेबल है, इंटेंजेबल है। उसके बाद आपकी करंट एसेट है, करंट इन्वेस्टमेंट और जो इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको दिया है, और ये टोटल हो गया, ये आपकी बैलेंस शीट होगी। अब देख लेते हैं यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, कह रहे हैं प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 एंड 2019 वर। देखिए पहले 20 का है, उसके बाद 29 का है, दोनों प्रपोज डिविडेंड दिए। तो मैंने क्या कहा था, करंट ईयर के तो इग्नोर कर देना है और लास्ट ईयर का ही आपको अकाउंटिंग करना है। तो 60,000 दिया हुआ और 50,000 दिया हुआ रेस्पेक्टिवली। कह रहे हैं आ मशीन कॉस्टिंग 50,000, एक 50,000 की मशीन थी, डेप्रिसिएशन ऑन इट 30, जिस पर 30,000 का तो डेप्रिसिएशन हो गया, कितने की बची, 20 की, और वो सोल्ड फॉर 10,000, उसको 10,000 में बेच दिया। उसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 20,000, पूरी साल का डेप्रिसिएशन जो लगा है 20,000 है। तो देखिए यहाँ पर इतनी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो इंटीरियम डिविडेंड भी है आपका पेड, इंटीरियम डिविडेंड ये तो 3 महीने के अंदर ही दे दिया जाता है, तो इसको भी लेंगे हम, 20,000 दिया हुआ है। इनकम टैक्स पेड है 35,000, और प्रिपेयर आपको करना क्या है, प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर ended 31st March 2020 complying with a accounting standard 3।
अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स तैयार करना है। और यहाँ पर देखिए अकाउंट्स कितने बनाने हैं। एक तो आपको बनाना पड़ेगा टेंजिबल एसेट का अकाउंट, क्योंकि आपकी टेंजिबल एसेट जो है वो बेची भी गई है, उस पर डेप्रिसिएशन भी है। दूसरा यहाँ पर प्रोविजन को अगर हम देखें तो प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों अलग है, तो ये भी प्रोविजन हो गए हैं दो। और नीचे फिर कह रहे हैं आगे, नीचे टैक्स का और भी इंफॉर्मेशन दी हुई थी। तो जब इंफॉर्मेशन टैक्स की एक और दी हुई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये दिया इंटरिम डिविडेंड पेड भी है, और ये कह रहे हैं इनकम टैक्स पेड 35। अब यहाँ भी है 35 और यहाँ भी 2 हो गई है आपके इनकम टैक्स। तो आपको इनकम जो है आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो दो तो आपको अकाउंट बनाने होंगे। दूसरा आपके अगर यहाँ से देखें ये शेयर कैपिटल क्या है, ये तो आपकी कहाँ पहुंच जाएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पहुंच जाएगी। और रिजर्व सरप्लस, इसमें जो आपका प्रॉफिट है इससे हम शुरुआत करेंगे। नॉन करंट एसेट हमारी इन्वेस्टिंग में हो जाएंगी, क्या बेची क्या खरीदी। और उसके बाद ये करंट जो एसेट दी हुई है ये हमारी करंट एसेट हो जाएंगी, वर्किंग कैपिटल चेंज में काम आएंगी। और उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हम ओपनिंग बैलेंस जोड़ देंगे ऊपर की तीनों एक्टिविटी में। किस कौन सी एक्टिविटी में, आपकी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तीनों एक्टिविटी में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका अकाउंट बना लेते हैं। एक तो बना लो एसेट अकाउंट, और दूसरा क्या बनाओगे, टेंजिबल एसेट, और दूसरा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। जल्दी से बनाते हैं। तो देखिए ये अकाउंट्स हैं आपके सामने, प्रोविजन फॉर टैक्स, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। यहाँ पर टेंजिबल एसेट अकाउंट है आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये आपको पता है। अब मैंने आपको बताया है ये क्या है, प्रोविजन। प्रोविजन क्या होता है, हमारी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जो शुरू होती है वो आपकी होती है क्रेडिट साइड से। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस इधर आने वाला है और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आने वाला है। तो इधर हम क्या लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं हम बाय ओपनिंग बैलेंस। तो इधर ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी। बीडी यहाँ हो गया बाय बैलेंस बीडी, और यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ पर लिख देंगे हम टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सी डी। अब ये बैलेंस का कैसे पता चलेगा, देखिए जो करंट ईयर है वो तो आपका हो गया बैलेंस सीडी, और जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है वो क्या है, बीडी। तो देखते हैं क्या, देखिए ये दिया हुआ आपको 20, ये है 29, तो पीछे 29 दिया हुआ, करंट का पहले दिया हुआ है। तो करंट का आप देखेंगे प्रोविजन कितना है, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन यहां पर देखेंगे, और हम इसको प्रोविजन को बना रहे क्यों है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है इनकम टैक्स पेड 35,000। लेकिन इसी के साथ साथ हमें यह भी दिया हुआ है इसमें, देखिए यहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, 50,000। कौन सी साल का है, करंट का तो 50 है, और प्रीवियस साल का 40,000 ये दिया हुआ है नोट टू अकाउंट में, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन तो यहाँ ये दिखा रहा, अलग अलग प्रोविजन दिखा रहा, तो टैक्स पेड नीचे भी दिखा रहा। तो इस साल का प्रोविजन कितना किया है ये देखने के लिए हम इसके अकाउंट को बना रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो आपका ओपनिंग बैलेंस है ओपनिंग 19 वाला, उसको तो यहाँ लिख देंगे 40,000, यहाँ 40,000 यहाँ, और 50,000 यहाँ आ जाएगा आपका। ये क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमने लिख दिए। इसके बाद क्या है, जो टैक्स पेड किया है उसको किधर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं टैक्स पेड, और प्रोविजन आता है इस साइड आता। तो जो टैक्स पेड किया है इधर लिख देंगे टू बैंक, किस नाम से लिख देंगे, टू बैंक, क्योंकि पैसा गया है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टैक्स पेड, ब्रैकेट में लिख देना आप टैक्स पेड, के टैक्स कितना पेड किया है, कितना किया है हमें नीचे बताया, देखिए इसमें इनकम टैक्स पेड 35,000, तो यहां लिख देंगे 35,000। उसके बाद अब आप देखिए बैलेंस, देखिए इस साइड कितना आ रहा है, दोनों साइड का टोटल करते हैं हम। तो इधर तो आ रहा है 50 और 50 और 35, 85,000 तो इधर आ रहा है, तो 85 ही उधर होना चाहिए, 85 इधर होना चाहिए, लेकिन इधर है कितना 40,000। कितना कम है, जो कम है ये क्या है, ये है जो इस साल टैक्स प्रोविजन मेड किया है, जो इस साल प्रोविजन बनाया है। तो इसको कहां से बनाया होगा हमने, मैंने बताया था टैक्स में कहा प्रोविजन, जितने भी प्रोविजन बनते हैं कहां से बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो यहां पर लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां लिख देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोविजन मेड, ब्रैकेट में ये भी शो कर दो कि प्रोविजन मेड। तो कितना मेड किया, 85 माइनस 40 तो 45, तो 45,000 जो है ये क्या है, और ये बैलेंसिंग फिगर है आपकी।
ये बैलेंस निकल कर आया है 45, तो यहाँ आपका प्रोविजन अकाउंट बन गया। यहाँ भी आपको मार्क्स मिलते हैं क्योंकि सीबीएसई स्टेप बाय स्टेप चेक करता है, स्टेप मार्किंग करता है, जितने स्टेप आपके सही है मार्क्स मिलते जाते हैं। अब देख लेते हैं टेंजिबल एसेट अकाउंट। टेंजिबल एसेट में क्या करेंगे, ये हमारी एसेट है, जस्ट इसके अपोजिट, तो आप इसको डेबिट से शुरू करेंगे, तो ओपनिंग बैलेंस इसका डेबिट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। ओपनिंग बैलेंस को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, और उसको लिखेंगे टू सीडी, तो लिख लेते हैं टू बैलेंस बीडी। तो देखिए टू बैलेंस बीडी यहां क्योंकि डेबिट से शुरू हो रहा है, और बाय बैलेंस सीडी यहां, तो टू बैलेंस बीडी कहां से लाना है, जल्दी से पहुंच जाइए। आपकी ये दिया हुआ फिक्स एसेट में टेंजेबल एसेट्स जो है आपकी 3,70,000, तो इस साल की है 3,70,000 की, पिछले साल की कितनी थी 2,80,000, तो 2,80,000 को तो यहां लिखेंगे, 2,80,000 यहां पर, और आपका जो दूसरा 3,70,000 यहां लिख देंगे, 3,70,000 ये यहां पर लिख दिया है। स्पेस कम है इसलिए आप देख ले, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं। 2,80,000, 3,70,000 ये हमने बैलेंस ले दिया मशीन के। अब हमें देखना है मशीन पर कितना, अगर सेल करिए तो इधर और परचेज करिए तो इधर। अब जब हमने सेल करिए तो क्या लिख देंगे, यहाँ बाय बैंक, पैसा आ रहा है बाय बैंक अकाउंट, और इसको ब्रैकेट में दिखा देंगे क्या है, ये सेल है। उसके बाद क्या करेंगे, इस पर डेप्रिसिएशन भी है तो लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट में इस पर क्या लॉस भी हुआ है, देखिए क्या कह रहा है, उसने कहा था आ मशीन कॉस्टिंग 50,000, डेप्रिसिएशन 30,000, वो सोल्ड फॉर 10,000, तो अब देखना पड़ेगा लॉस है या नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो अब देखेंगे हम इस पर कि ठीक है, यहां लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो गिवन था, कहां दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 20,000 पूरा दिया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन जो पूरी साल का है वो कितना है, वो है आपका 20,000। इसको तो यहां लिख देते हैं डेप्रिसिएशन लो, ये आ गया। इसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या है, ये देखना हमें, अगर यहाँ लॉस है, लेकिन इसको अभी नहीं लिखेंगे, हो सकता है इस मशीन पर प्रॉफिट हो, तो अभी नहीं लिखना, पहले देखना है। देखिए क्या कह रहा है, कोस्टते हैं आ मशीन कोस्टिंग 50,000, 50,000 की मशीन थी, कह रहे हैं डेप्रिसिएशन 30,000, उस पर अब तक 30,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो 50-30 का डेप्रिसिएशन लग गया, बची कितनी 20,000 की, और कह रहे वो सोल्ड फॉर 10,000, उसको 10,000 में बेच दिया। 20,000 की मशीन 10 में बेच दी तो 10 का लॉस हुआ, तो लॉस इधर लिखेंगे किस नाम से, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ गया, 10,000 का ये हमारा लॉस आ गया इस मशीन पर। सेल कितने में करी थी, 10,000 में, इसको यहाँ लिख दो 10,000 में ये सेल करी थी। अब आप देखिए और तो कुछ नहीं किया, देखिए बैलेंस लिख दिए, जो डेप था वो लगा दिया, और जो लॉस हुआ वो दिखा दिया। अब आप ये देखिए कि दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है या नहीं, देखिए इधर कम आएगा, और ये कम आएगा तो क्या होगा, क्योंकि इधर तो कुल 280 लिखा हुआ है, उधर 370 तो पहले से ही था, तो इसका मतलब क्या है, तो इस साइड का टोटल जो है हम यहां पर लिख देते हैं, इस साइड का टोटल क्या हुआ, और इसी को यहां ट्रांसफर कर देते हैं। तो टोटल कीजिए इसका, देखिए ये तो हो गया आपका 20 और 20 40, और 40 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3,10,000, सॉरी 4,10,000। तो दोनों साइड हमें 4,10,000 लिख दिया, लेकिन इधर 280 है, तो इसमें से 280 को कम कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका टू बैंक, इसको क्या लिखना है, टू बैंक, और ब्रैकेट में लिख देंगे टू बैंक अकाउंट क्या है, परचेज करी है हमने, परचेज, और ये कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है। और ये क्या है, बैलेंस फिगर कितना आया, जल्दी से माइनस करके बताइए, तो ये आ गया आपका 1,30,000, 1,30,000। ये आपका अकाउंट भी तैयार हो गया, देखो कितनी जल्दी, कितना आसान था, आसान है, बस ये क्या होते हैं, क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं, बाकी होते इजी हैं। इसके बाद क्या करना है, आप जल्दी से दोनों अकाउंट जो बनाने थे हमने बना लिए, अब बना लेते हैं अपना फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। अब देखिए आपको पता तो है ही कि कैश फ्लो अकाउंट में कितनी एक्टिविटी आनी है, आपकी एक्टिविटी 3 आनी है, तो आप पहले उन एक्टिविटी को नोट कर लीजिए। और मैंने जैसा बताया 80% जगह किसके लिए, ऑपरेटिंग के लिए, और बाकी
इन्वेस्टिंग और आपकी फाइनेंसिंग। उसके बाद तो 2-4 लाइन का काम रहता है, उसको नीचे छोड़ देना। दूसरा क्या है, यहाँ मेरे पास स्पेस ज्यादा नहीं है, तो मैं अलग से नोट, वर्किंग नोट बनाऊं। आप भी मत बनाना, आप भी सीधा वर्किंग नोट यहीं दिखा सकते हैं। जो आपको दिखाना है कि प्रॉफिट इस साल का कितना है। प्रॉफिट कहां से दिखाएंगे, हम पहुंचेंगे आपके रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिया हुआ है, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 48,000 तो दिया हुआ है इस साल का, और पिछले साल क्या बैलेंस था 30,000। तो देखिए पिछले इस साल के शुरू में 30 था और लास्ट में कितना हो गया 48,000, तो कितना कमा लिया 18,000। डायरेक्ट हम प्रॉफिट लिखेंगे क्या, नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको लिख लेते हैं, इसके पहले वो बना लेते हैं अपनी तीनों एक्टिविटी। तो देखिए हमने लिख लिया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले लिखना हमें ऑपरेट, जो हमारा प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 18,000। कहां से आया, दोनों का डिफरेंस करके, आपको डिफरेंस करके ही लेना है। तो क्या लिख देंगे यहां, तो 48,000 में से 30,000 माइनस कर देंगे, तो ये कितना प्रॉफिट आ गया हमारा 18,000। ये प्रॉफिट आ गया, हम इसको यहां पर लिख देते हैं 18,000 प्रॉफिट। अब ये क्या है, ये आया है हमारा प्रॉफिट। अब हमें लेकिन कौन सा प्रॉफिट लाना है, हमें पहुंचना है कौन से प्रॉफिट पर, हमें पहुंचना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो प्रोविजन इसमें से बनाए थे उनको वापस ऐड करेंगे, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कोई एक्सपेंसेस था माइनस किया था उसको भी ऐड करेंगे, और यदि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम थी उसको माइनस कर देंगे, या टैक्स रिफंड हुआ उसको माइनस कर देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या करेंगे बने। अब हमने ये जो लिखा है नेट प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000 की कितना हमने प्रॉफिट कमाया, लेकिन ये प्रॉफिट प्योर नहीं है, हमें प्योर पर जाना है। हमें किस पर जाना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो इसमें कुछ ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, अगर आपने कहीं प्रोविजन बनाया है ऐड कर दो, यदि आपने कोई डिविडेंड पेड किया है ऐड कर दो, यदि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपने एक्सपेंसिव डेबिट कर दिया था पीएनएल में तो उसको भी क्या करोगे दोबारा से ऐड कर दो, और माइनस कर देंगे जो भी आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई आइटम हो, इनकम्स हुई हो। तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटीरिम डिविडेंड पेड 20,000, ऐड कर देंगे, इसमें कुछ नहीं देखना कौन सी ईयर का है। और जो प्रपोज डिविडेंड है यहाँ पर आप 2019 और 20 कर लेना, एड्रेस ऑफ ना दिखा हो। पहले क्या है 2019, फिर क्या है 2020। तो देखिए 19 का मीन्स पिछली साल वाला 60,000 रुपए है प्रपोज डिविडेंड, और इस साल का 50,000। तो इस साल को तो इग्नोर कर दो, कुछ मत सोचो, बिल्कुल 50,000 कहीं नहीं दिखाना, केवल 60,000 पिछली साल वाला ही पेड किया है। पहले पिछली साल का इस साल पेड करेंगे, इस साल का प्रपोज डिविडेंड आगे वाली साल करेंगे। तो इस साल कितना पेड किया 60, तो 60,000 को भी इसमें ऐड कर देंगे, इंटीरिम डिविडेंड को भी पेड कर देंगे, और जो आपने प्रोविजन बनाया है टैक्स का उसको भी ऐड कर देंगे। तो इनको लिख लेते हैं इसमें। तो इंटीरिम डिविडेंड कितना है 20,000, यहां लिख देते हैं इंटीरिम डिविडेंड के सामने 20,000। उसके बाद आपका प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर वाला लेना है कितना 60,000, यहां लिख देते हैं 60,000। उसके बाद गाइस आपको क्या करना, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, कितना मेड किया है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना प्रोविजन बनाया था, देखिए यहां निकल कर आया था प्रोविजन मेड, ये रहा प्रोविजन मेड कितना है 45,000, यहां लिख देंगे 45,000। उसके बाद और कुछ, हाँ जनरल रिजर्व, आपको जनरल रिजर्व का भी ट्रांसफर देखना कि जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया है, तो यहां लिख लेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कितना किया हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा आपको इसका ध्यान देना। देखिए ये रहा जनरल रिजर्व, ये रहा आपका जनरल रिजर्व। इस जनरल रिजर्व में डिफरेंस लेते हैं, तो आप देखिए पहले कितना था 40,000, अब कितना हो गया जनरल रिजर्व 70,000, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा आपका 30,000। तो वहां 30,000 लिखेंगे जिस तरह से आपने नेट प्रॉफिट को लिखा, तो इसका ध्यान रखना, आपको क्या करना है डिफरेंस लेते हैं जनरल रिजर्व का कितना 30,000। अब क्या करना है आपको, इन सबको ऐड कीजिए कहा और यहां पर लिख दीजिए कितना आ गया ये, देखिए 60, 80 और 80 और आपका ये 120 और ये आपका आ गया 155, 1,55,000। तो ये टोटल आ गया 1,50,000। एक बार कैलकुलेशन कर लेना, आप भी चेक कर लेना ये सही है गलत है। और उसके बाद इन दोनों का टोटल करते हैं, टोटल करने के बाद क्या आ जाएगा आपका
1,73,000 ये आ गया। अब ये आपका क्या आया है, देखिए ये आपने ऐड कर दिया। अब क्या इसमें से लेस भी करना है कुछ? अब लेस का आइटम देख लीजिए, क्या लेस करना है। तो इसमें से कोई इनकम भी हुई है जो आपको लेस करनी है। देखिए क्वेश्चन में कोई ऐसी इनकम नहीं थी जो ऐड करनी, तो ये निकल कर क्या आया, ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो इसको लिख दीजिए, इसके सामने क्या है ये, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमारा आ गया 1,73,000। लेकिन हमें यहां नहीं रुकना, हमें कौन से प्रॉफिट में पहुंचना है, ये तो नेट प्रॉफिट आया है, हमें पहुंचना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो अब इसमें कुछ आइटम ऐड होंगे, और कौन से आइटम ऐड होंगे, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम। वो नॉन कैश आइटम नॉन ऑपरेटिंग कौन से थे, जो आपकी अमोर्टाइजेशन हो रहा है, जो आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है, उनको वापस ऐड करो। तो उनको ऐड करके कहां पहुंच जाएंगे हम पहुंच जाएंगे आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो देखिए ऐड कर दिया मैंने डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल एसेट, मैंने देख लिया। उसके बाद अमोर्टाइजेशन भी गुडविल में हुआ था, और हमारा लॉस भी हुआ था मशीन पर, ये भी हमने देख लिया। अब इनको देखते हैं कहां से लिखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल एसेट। तो डेप्रिसिएशन कहां है, क्वेश्चन में खुद कहा था कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 20,000। तो ये 20,000 जो है, देखो ये रहा 20,000, इसको कहां पहुंचा देंगे, वहां पहुंचा देंगे। 20,000 ये हो गया। और टेंजिबल एसेट को देखिए, टेंजिबल आपकी, टेंजिबल तो ये होगी। अब देखते हैं इंटेंजिबल, क्या लिखा हुआ है, जीडब्ल्यू गुडविल। तो गुडविल देखिए पहले कितनी की थी आपकी, पहले थी 1,15,000 की, लेकिन इस साल कितने की होगी, 90,000 की। तो 25,000 रुपए यहाँ पर कम हो गए। तो ये भी क्या है, ये भी डेप्रिसिएशन है। लेकिन इंटेंजिबल असेट यदि कम होती है तो उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये भी हुआ था हमारा। लॉस कहां हुआ था, ये रहा, किस नाम से दिखाया था, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। तो इनको फटाफट लिख देते हैं इनके सामने। देखिए डेप्रिसिएशन कितना है, 20,000, यहां लिख देते हैं 20,000। तो देखिए यहां ये तीनों लिख दिए हैं, इनका टोटल कर देते हैं। टोटल आया इनका 20, 40, 55। तो ये आ गया इनका टोटल 55,000। इन 55,000 को इसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 8, ये आ जाएगा आपका 2,28,000। चेक कर लेना एक बार, 2,28,000। तो ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसमें क्या करना है हमें, हमारी जो वही ऐड वाला वर्किंग कैपिटल चेंज के बाद कुछ अगर हमारा करंट एसेट करंट लायबिलिटी में चेंज हुआ है, उनको एडजस्ट करना। तो क्या करेंगे, कुछ इसमें ऐड करेंगे और कुछ लेस करेंगे। एडी मींस एसेट डिक्रीज, अगर एसेट डिक्रीज हुई है तो ऐड कर दो। अब एसेट कौन सी, करंट एसेट। करंट एसेट कहां है हमारी, ये रही करंट एसेट। करंट एसेट में क्या क्या है, करंट इन्वेंट्रीज, करंट इन्वेंट्रीज, ये क्या हो, ये देखिए करंट इन्वेस्टमेंट, ये तो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। उसके बाद क्या है, इन्वेंट्रीज दिया हुआ है, इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट है। तो इसको देखते हैं, देखिए पहले 1,00,000 था, अब कितना होगा, 1,82। तो ये क्या होगा, इंक्रीज हो गया ये। तो ये तो ऐड नहीं होना, क्योंकि मैंने कहा ऐड डिक्रीज इन एसेट। तो ये एसेट में क्या हुआ है, इंक्रीज, तो ये तो ऐड नहीं होना, ये लेस होगा। उसके बाद फिर और देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ये हमारे यहाँ पर देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं, ये सेम है दोनों, इनमें ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, कुछ नहीं होना। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसको छोड़ दो। अब आ जाएगा करंट लायबिलिटी पर। करंट लायबिलिटी को देखिए, शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहाँ नहीं लेते हम। उसके बाद है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या, हमारी लायबिलिटी। देखिए ये क्या होगा, ये आपका इंक्रीज हो गई है। तो अगर लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो इसको ऐड कर दे, तो इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 88 और 1,22। तो जो भी डिफरेंस है उसको आप यहां पर लिख दीजिए, कितना डिफरेंस आएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 34,000। कैसे, 32 ये और 12 यहाँ, तो कितने आ जाएंगे आपके 34। तो 34,000 यहाँ हम ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे, ट्रेड पेबल, और क्या दिखाएंगे, इंक्रीज हो गए, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। तो ये कितना आया हमारा, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल आ गया हमारा 34,000। तो इनको ऐड कर देते हैं, क्योंकि ऐड करने की चीज थी। देखिए यहाँ पर क्या है, आप यहाँ भी एडजस्ट करके यहाँ भी दिखा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनको ऐड कर लेते हैं। देखिए 8, 2 और 5, 6 और ये 2,64,000।
तो ये आपका आ गया। इसके बाद क्या करना, अब यहाँ लेस करना है। लेस क्या करना है, लेस करना था जो हमारी डिक्रीज हुई थी, सॉरी इंक्रीज हुई थी। किसमें इंक्रीज हुआ था, हमारा करंट एसेट में। तो इंक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट का नाम देखिए क्या था, इन्वेंट्रीज। तो लिख देते हैं इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। तो ये कितना था हमारा, ये आ रहा था हमारा 82,000। और ये चूंकि माइनस होना है तो 82,000 माइनस वाली ब्रैकेट में लिखते हैं आइटम्स, माइनस होकर अब जो आएगा ये आएगा आपका नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। और कितना है 82,000, कहां से लाया मैं, देखिए यहां से 1 लाख से 82 हो गई, तो इंक्रीज हो गई क्या करंट एसेट। तो इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ लेस कर दिया। तो लेस करके क्या आएगा, इसको देखते हैं, 0, 16, 8 और 1,80,000। तो ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके सामने लिख दीजिए, तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन ये आ गया 1,80,000। और उसके बाद बस आपने टैक्स पेड किया था 35,000, तो इसको लेस कर देते हैं यहां, लेस लेस हो जाएगा आपका टैक्स पेड, जो आपने टैक्स पेड किया था। टैक्स पेड कितना किया था हमारा, ये रहा बैलेंसिंग फिगर निकल कर आया था 35,000। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों लिखेंगे जल्दी से बताओ ब्रैकेट में, क्योंकि ये माइनस हो रहा है और माइनस के आइटम को ब्रैकेट में लिखते हैं। जब इसको यहां से माइनस कर देंगे तो ये फाइनली आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कर लीजिए माइनस 3030, 55 और 4 और 1,45,000। तो देखिए इसको यहां पर आपका ये फाइनली आंसर आ गया 1,45,000। ये क्या है, हाँ जी इसको बड़ा बड़ा सा लिख देते हैं, ये है हमारा कैश फ्लो, कैश फ्लो एफ। हाँ आप इसको अलग लाइन उससे भी दिखा सकते हैं, अलग इंक से, और भी अच्छा लगेगा, कोई नहीं चलेगा आपका। अगर यहाँ पर आपने और एक भी दिखा दी तो ये क्या है, कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। और यहां पर आपका 80% क्वेश्चन हो गया, अब तो थोड़ा सा बचा है, मुबारक हो आपका बहुत बड़ा पोर्शन हो चुका है, करेक्ट आ रहा है। देखिए यहां पर क्या है, आपको अगर यहां पर माइनस आ जाता, ब्रैकेट में आंसर आता, तो आप इसको लिखते फिर कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब क्या करना है, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग तो बहुत सिंपल है, क्या देखना, कौन सी परचेज खरीदी, कौन सी बेची, बस ये कौन सी मशीन खरीदी, कौन सी बेची, बस इतना ही लिखना। देखते हैं इसको भी। तो देखिए अब हमें कहा देखना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बस आपको फिक्स एसेट देखनी है, टेंजिबल एसेट, और इसके लिए हमने पहले अकाउंट बना लिया था। यहां हमें क्या देखना कि कैश कितना आया कितना गया। अगर मशीन खरीदी तो कैश गया, खरीदी मतलब परचेज, ये आया आ रहा देखो परचेज, जो हमने बैलेंस निकाला था कितना 31, तो 31 गया है। और आया कितना, जितने की बेची, बेची कितने की है बाय कैश, ये रहा है 10,000 की। 10,000 बिजनेस में आया, 1,30,000 गया, तो 1,20,000 का ये तो माइनस वाला आइटम रहा। तो यहां लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहां भूल मत जाना, माइनस वाला आंसर है, तो दोनों को लिखना और कुछ नहीं करना। क्या क्या लिखना है, यहां हमें लिखना है पहले यहां पर कि जो पैसा आया, किससे पैसा आया, जो हमने सेल करी, तो यहां लिख देंगे सेल ऑफ, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीन। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। तो कितना प्रोसीड हुआ है यहाँ पर, हमें केवल बेचने से 10,000 रुपए मिले हैं भाई, बहुत कम मिले हैं, चलो कोई नहीं चलेगा। उसके बाद क्या है, अब पेमेंट, ये माइनस होगा, लेस होगा, क्योंकि पेमेंट किया है तो इसको यहां दिखा देना लेस। क्या पेमेंट किया है आपने, पेमेंट, पेमेंट फॉर मशीन परचेज, मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज, ठीक है। कितना किया है, ये है हमारा 1,30,000। और ये कौन सा आइटम था, ये था ब्रैकेट वाला। ब्रैकेट वाला क्यों था, क्योंकि ये पैसा जा रहा था। अब देखेंगे फाइनली क्या आता है यहाँ पर हमारा। अब हमारा आता है हम 1,20,000, ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है आपका माइनस में। तो ये क्या हो गया आपका माइनस में, ये आ गया। इसको लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इसी पेन से लिख देते हैं यहाँ कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अगर आपने ये कर लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये भी हो गया है। अब चलते हैं फाइनेंसिंग पर। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या देखना है कि फाइनेंस कहां कहां से आया। शेयर इशू किए, वहां से पैसा आया तो ऐड कर देना। डिबेंचर इशू किए, ऐड कर देना। अगर आपने शेयर को डिविडेंड दिया है उसको लेस कर देना, और यदि आपने इंटरेस्ट दिया है डिबेंचर्स को उसको भी लेस कर देना, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। देखिए पहले तो ये हमारा कहां पर पहुंचेगा, हमारा पहुंचेगा शेयर होल्डर फंड में। शेयर होल्डर फंड में देखते हैं क्या है। देखिए नोट नंबर 1 लिखा हुआ कह रहे हैं कि शेयर कैपिटल को नीचे जाकर देखो। चलो जी नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है और 10% प्रीफरेंस शेयर है। इन दोनों को देखिए। देखिए क्या कह रहा है कि पिछले साल 1 लाख के थे इक्विटी शेयर, इस बार क्या हो गए 5 लाख के, तो 1 लाख पैसा और आ गया। शेयर इशू किए 1 लाख, तो ये जुड़ेगा क्या, ये इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इसको लिख देंगे 1 लाख। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर प्रीफरेंस शेयर को भी देख लो। पहले डेट थे अब हो गए, ये तो और पैसा दे दिया, पेमेंट कर दिया, तो इसको तो माइनस करेंगे 50,000 को, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व देखें, यहाँ दिया हुआ था आपको 10,000 का। इसका मीन्स ये है कि जो आपके शेयर इशू हुए हैं वो किस पर हुए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पर, सिक्योरिटी प्रीमियम पर हुए, मतलब ज्यादा, फेस वैल्यू से ज्यादा में। तो इसको भी ऐड करेंगे, तो 2 आइटम तो हो गए ऐड के, एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और दूसरा इक्विटी शेयर। और माइनस के कितने आइटम है, एक तो प्रीफरेंस शेयर हो गया, और आपने है इंटरिम डिविडेंड भी दिया था 20,000 का, ये भी माइनस होगा, और प्रपोज डिविडेंड दिया था आपका 50,000 का, ये भी माइनस होगा। तो इनको लिख लेते हैं यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हुआ था यहाँ हमारे 1 लाख, तो 1 लाख यहाँ पर लिख देते हैं, ये प्लस का ही आइटम है, माइनस का नहीं है, यहाँ लिख दिया। इसके बाद क्या था, हमें एसपीआर भी मिला, इसको भी ऐड कर देंगे, पूरा लिख लीजिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम प्रीमियम रिजर्व। रिजर्व से कितना हुआ था हमारा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 10,000 थे, इसको भी लिख देते हैं 10,000, ये आ गए हमारे। बस यही थे ऐड होने वाले। उसके बाद क्या था, सब माइनस होने वाले थे। माइनस क्या क्या था, इंटीरियर डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, और आपका जो था आपने पेमेंट कर दिया प्रीफरेंस शेयर का। तो पेमेंट ऑफ प्रीफरेंस शेयर, पेमेंट कितना करना, देखिए पेमेंट तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं, इनके ऐड वालों को लिख लेते हैं पहले। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए ये आ गया 1,10,000, 1,10,000। और इस 1,10,000 को अब क्या करना है हमें, इसको ये प्लस का आइटम है ऐसे ही रहने देना है। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस वाले और देखेंगे। माइनस वाले कौन कौन से आपके, माइनस के हैं आपके पेमेंट ऑफ प्रीफरेंस शेयर, कितना 150 था, अब 1 लाख है, तो 50,000 तो ये आ गया, तो 50,000 लिख देंगे यहाँ पर प्रीफरेंस शेयर के सामने 50,000, ये लेस होना तो ब्रैकेट में लिख दो, ये लेस वाला है। उसके बाद आपका इंटीरिम डिविडेंड पेड किया है, इंटीरिम डिविडेंड आपको 20,000 है, इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस वाला आइटम है। उसके बाद आपको दिया प्रपोज डिविडेंड, मैंने कहा था प्रीवियस ईयर वाला ही लेना है 60,000, करंट का छोड़ दो, तो 60,000 इसको माइनस कर देंगे। ये सब जगह क्या हुआ है, पैसा गया है, इसका यहाँ टोटल कर लेते हैं, और टोटल करके फाइनल यहाँ से भी आ जाएगा हमारा, कितना आ गया देखो 60, 80 और 130, यहाँ आ गया 1,30,000, 1,30,000। इसको क्या करेंगे, माइनस का आइटम है तो माइनस करने के बाद क्या बचेगा आपका 130, ये देखिए माइनस ही बच रहा है, ये भी कितना 1,20,000, सॉरी खाली 20,000 बचेगा, ओनली 20,000। कौन सा बचेगा, माइनस वाला, ब्रैकेट में लिखना माइनस वाला। तो ये क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये भी कैश यूज्ड इन हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं अलग इंक से। तो यू कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी 20,000। अब आप देखिए आपको क्या करना है, देखिए ये आपकी 3 एक्टिविटी से आए हैं, ये क्या है प्लस का आइटम है, ये यहाँ पर क्या है, ये भी माइनस है, और यहाँ पर ये भी माइनस है। अब इन तीनों को जोड़कर हम क्या बोलते हैं, नेट इंक्रीज और डिक्रीज। इसको तीनों को ऐड कर लेंगे, फिर इसमें ऐड क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस। और ये सब 4 चीजें ऐड करने के बाद किसको, 3 तो ये हो गई, और चौथा क्या है, 4th है आपका
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस, ये आना चाहिए चारों टोटल होने के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एंडिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। तो आंसर सही है अपना। तो जल्दी से लिख लेते हैं यहाँ पर। अब क्या लिखना हमें, अब लिखना हमें नेट इंक्रीज और डिक्रीज। अब यहाँ नेट इंक्रीज लिखें या डिक्रीज, देखिए इसको यहाँ देख लीजिए, आपका प्लस का कितना आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग 1,45,000, 1,20 ये रहा माइनस का, और 1,20 के बाद 20 ये रहा, तो 1,40 तो है माइनस, 1,45 से प्लस, तो इंक्रीज लिख दीजिए। क्या लिख देंगे आप, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, आप इंक्रीज डिक्रीज दोनों लिख सकते हैं। नेट इंक्रीज इन कैश, तो कैश में कितना हुआ है आपका, देखिए यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये फाइनली आ गया आपका, किसको ऐड करना आपको यहाँ, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ दीजिए। ए बी सी क्या है, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया था ए बी सी, तीनों एक्टिविटी को जोड़ दीजिए, तो तीनों को जोड़कर कितना आ रहा है, 5,000 आया प्लस का, तो लिख दीजिए यहाँ 5,000। तो नेट इंक्रीज इन कैश हो गया ए प्लस बी प्लस सी 5,000। अब इसमें क्या कर देना, हमें ऐड कर देना है, इसमें ऐड कर दीजिए, क्या ऐड करना है, ये करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग बैलेंस। तो अब आ जाइए आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पर। देखिए करंट एसेट, करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं कहा तो हम इसको क्या मानते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानते हैं। इन्वेंट्रीज को हम नहीं लेंगे क्योंकि इन्वेंट्रीज को हम पहले ही इसमें ले चुके, करंट एसेट में ले चुके थे इसको। ट्रेड रिसीवेबल, देखिए यहाँ ट्रेड रिसीवेबल हमारा करंट एसेट हो गया था, इसको छोड़ देना। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्या क्या हुआ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका दिया हुआ है ये रहा, और दूसरा आपका यहाँ पर करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या है आपका, ये भी क्या हो गया आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड होगा। तो इनको देख लीजिए, ओपनिंग बैलेंस कितना है इनका, पिछले साल का जो बैलेंस था ओपनिंग वो क्या है, देखिए 15,000 तो दे रखा आपको करंट इन्वेस्टमेंट, और 81,000 दे रखा है 81, ये दे रखा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो इनको ले लीजिए 81। तो यहाँ पर ऐड क्या करना, कैश एंड कैश ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस कितना कितना यहाँ पर लिख लीजिए इनको, एक तो हो गया 81,000 और दूसरा क्या हो गया आपका 15, कितना था 81 और 15,000, ये है आपका 15,000। तो इनका टोटल कर लीजिए, टोटल कितना है इनका, इनका आपका टोटल आ गया 96, तो 96,000 ये आ गया। अब आप देखिए 96,000 ये है, और 5,000 आपका तीनों एक्टिविटी को ऐड करने के बाद आया माइनस प्लस करके। तो फाइनली क्या आंसर आया आपका, फाइनली जो आंसर आया वो आया आपका 5 ऐड करेंगे तो 1,01,000, 1,01,000 आपका आंसर आ गया। तो 1,01,000 क्या है ये, इस आंसर को हम क्या लिखते हैं, देखिए आंसर अब हमारा सही है या गलत है, इस बात का हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, देखिए 1,01,000 कहां से आया, ओपनिंग बैलेंस इसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, और जो हमारी तीनों एक्टिविटी थी इनका डिफरेंस 5,000, इनको ले लिया। अब ये 1,01,000 ही आपका इनका भी टोटल आना चाहिए, किनका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एंडिंग क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस आ जाइए, देखिए ये तो थे ओपनिंग बैलेंस, अब इनका क्लोजिंग बैलेंस देखिए 10,000 तो ये रहा, 10,000 तो आपका ये रहा, 10,000 दिया हुआ है आपको, और साथ में ही आपको 91,000 ये दिया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 1,01,000। तो मुबारक हो, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपको क्या लिख देना इस आंसर के सामने, इसको लिख देंगे आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग बैलेंस। क्या लिख देंगे आप, क्लोजिंग बैलेंस। तो देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,01,000 आपका आ गया है। सिंपल था, आपको क्या करना होता है जब ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले एडजस्टमेंट देख लीजिए। एडिशनल एडजस्टमेंट क्या है, अकाउंट्स आपके इस बार 2 से ज्यादा नहीं पूछेगा, वैसे 3 भी पूछ लेता पर 2 मैक्सिमम है, इतने ही पूछेगा। इसके बाद आप सीधा इन तीनों एक्टिविटी को लिख लीजिए, पहले फटाफट हेडिंग डाल लीजिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, और नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। गैप कितना कितना देना वो मैं आपको बता चुका, उसके बाद तीनों का अलग अलग कर देना। तो सिंपल है लेकिन लंबा है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस तो आपको प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, तो वो तो परफेक्ट बनाई देगी। तो आई होप
आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें और इसके जैसे और भी क्वेश्चन करें। देखिए यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी वन शॉट में ही पूरा हो गया है। फटाफट काम करने वाले हैं हम, आप भी तो फटाफट काम करने वाले हैं, मेरे साथ लगे रहे। लेकिन इसका मीन्स ये नहीं है कि यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो गया तो और कुछ नहीं करेंगे। यदि आपके कमेंट आते हैं, आप कोई प्रॉब्लम पूछते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं उस पर वीडियो सेपरेटली जरूर बनाऊंगा। तो यही कहूंगा मैं, एग्जाम आ रहे हैं, लग जाइए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।